नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, विषय राजनीति विज्ञान। जिन विद्यार्थियों का मेजर विषय राजनीति विज्ञान है, उनके लिए दोनों प्रश्न पत्र अनिवार्य है। साथ ही जिन विद्यार्थियों का माइनर एवं ओपन इलेक्टिव विषय में राजनीति विज्ञान है, उनके लिए केवल द्वितीय प्रश्न पत्र अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और यह केवल मेजर के विद्यार्थियों के लिए है। मेजर का प्रथम पेपर कहलाएगा। द्वितीय पेपर भारतीय राजनीतिक विचारकों का है, और यह पेपर मेजर का द्वितीय पेपर माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए अनिवार्य है। बीए द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं उनके संभावित समाधान पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम इकाई प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सबसे पहले स्रोत देखते हैं, और स्रोत के अंतर्गत महाभारत है, रामायण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र विषय है, कामंदक का नीतिसार विषय है, शुक्र नीति है, कुछ शिलालेख हैं, जैसे अशोक ने शिलालेख लिखवाना प्रारंभ करवाया था, अशोक का शिलालेख। फिर समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, हर्षवर्धन है, इन सब के शिलालेख। कुछ मुद्राएं हैं प्राचीन राजाओं की, और कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख किया है। फिर चीनी यात्री फाहियान, वेनसांग आदि की रचनाओं से हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत को समझ सकते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो प्राचीन काल में धर्म कर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था, तो धर्म पर आधारित होता था प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। और धर्म भारतीयों के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग होता था, और धर्म को राजनीति से सर्वोपरि माना जाता था। दूसरा है नैतिकता की प्रधानता। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में नैतिकता पर भी जोर दिया जाता था। राजशास्त्र या शासन के विभिन्न नाम थे। शासन के विभिन्न नाम के अंतर्गत राजधर्म भी कहा जाता था। राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि नामों से शासन को या सरकार को जानते थे। राजतंत्र की प्रधानता थी, जिसका मतलब था राजा जो होता था वो वंशानुगत रूप से अपने पद पर पहुंच जाते थे। राजा के लड़के राजा, राजा के लड़के राजा, यही आदर्श रूप था प्राचीन काल में। फिर राज्य की प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते थे। दैवी उत्पत्ति का मतलब था कि राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित संस्था है, और ईश्वर के द्वारा ही संचालित है, क्योंकि पृथ्वी पर
ईश्वर शासन नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर राजा को भेजा है। और ये जो राजा है ईश्वर का प्रतिनिधि, इसके आदेशों को मानना प्रजा का कर्तव्य है। यदि प्रजा राजा के आदेशों को नहीं मानते, मतलब ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करते हैं, और अवहेलना करने पर सजा मिलेगी, उन्हें दंड मिलेगा। फिर लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते थे। जो राजा का उद्देश्य होता था लोक का कल्याण, यानी जनता का कल्याण करना। तानाशाही को किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते थे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, और न्याय की भावना विद्यमान होती थी। न्याय सर्वोपरि होता था, और ये माना जाता था कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की ये समस्त महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। द्वितीय पेपर, भारतीय राजनीतिक विचारक की प्रथम इकाई में एक तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, दूसरा मनु है, और तीसरा कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों के बारे में चर्चा की गई है। जहां तक मनु और कौटिल्य की बात है, लगभग एक समान विचार थे। इसीलिए जो हम कौटिल्य के विचारों का अध्ययन करेंगे, तो इसी तरह के विचार आचार्य मनु के भी थे। यहीं से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप पर कौटिल्य के विचारों का वर्णन कीजिए। कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति से संबंधित क्या विचार हैं? तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है। ये सामाजिक समझौता सिद्धांत विश्व की राजनीति में तीन राजनीतिक विचारक हैं, हाब्स, जॉन लॉक और रूसो। इन तीनों राजनीतिक विचारकों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया था। इसी सिद्धांत का समर्थन कौटिल्य महोदय ने भी किया था। जब प्राचीन काल में इंसान आदिमानव की तरह जंगलों में घूमता था, जहां किसी भी नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं था, और यहाँ पे एक सिद्धांत चलता था, मत्स्य न्याय का सिद्धांत, जिसका मतलब होता था बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, निगल जाती है। इस तरह सबल जो समाज होते थे, सबल पुरुष शक्तिशाली लोग कमजोरों को नष्ट कर देते थे। यहाँ पे किसी भी नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं होता था। अतः अंततः लोगों ने तंग आकर के अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए आचार्य मनु को अपना राजा चुना, और मनु को राजा चुन करके अपने उपज का छठा भाग, उपज का छठवां हिस्सा, व्यापार से जो फायदा होना था तो व्यापार का 10वां हिस्सा, और एवं स्वर्ण का कुछ हिस्सा टैक्स या कर के रूप में देना स्वीकार किया। इस प्रकार सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य संस्था का निर्माण हुआ। ये समझौता नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए राज्य संस्था का निर्माण किया था। जब तक राजा नागरिकों की सुरक्षा कर पाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, उनका कल्याण कर पाएगा, तभी तक अपने पद पे रहेगा। जब राजा नागरिकों के अधिकारों की, जीवन की सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा, तो नागरिकों को अपने राजा को बदलने का अधिकार था। अब राज्य की
स्वरूप के संबंध में कौटिल्य के विचार देखते हैं। तो कौटिल्य ने राज्य के स्वरूप के संबंध में सावयवी या सावयव रूप की चर्चा की थी। जिस प्रकार शरीर का निर्माण अनेक अंगों से मिलकर होता है, उसी तरह राज्य भी का निर्माण भी अनेक अंगों से मिलकर होगा। एवं कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों की चर्चा की है, जिनसे मिलकर राज्य संस्था बनेगी, जिसे आगे चल के साप्तांग सिद्धांत भी कहा गया है। पहला स्वामी यानी राजा, दूसरा है अमात्य यानी मंत्री, तीसरा अंग है जनपद, क्षेत्र और लोग, दुर्ग यानी किला, पांचवा है कोष यानी खजाना, छठवां है दंड बल या सेना, और सातवां है मित्र। इन 7 अंगों से मिलकर राज्य निर्मित हुआ है और राज्य की तुलना सावयव या एक जीवित शरीर से की थी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से साप्तांग सिद्धांत कहा गया है। पहला अंग है स्वामी अर्थात राजा। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने राजा के कुछ गुणों का उल्लेख किया है और ये केंद्रीय प्रशासन की धुरी है और सबसे महत्वपूर्ण पद होगा राजा का। राजा को कुलीन होना चाहिए, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, राजा को ईमानदार होना चाहिए, दूरदर्शी हो, धार्मिक हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, बलवान हो, संयमी हो, सेना की रक्षा कर सके, राज्य विस्तार की इच्छा रखता हो। इस तरह के जितने सभी अच्छे गुण हैं, वो सभी गुण राजा में होने चाहिए। उत्साह का गुण होना चाहिए। दूसरा अंग है राज्य का अमात्य। अमात्य अर्थात मंत्री और विभिन्न प्रशासनिक पद के समूह को अमात्य कहा गया था। तो राजा का काम है कि अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करे, योग्य अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करे, और ये हमेशा विश्वसनीय होने चाहिए। विद्या और साहस का गुण इनके अंदर होने चाहिए। तीसरा अंग है स्वामी, पहला, दूसरा अमात्य, तीसरा है जनपद। यहाँ पे जन का मतलब है लोग और क्षेत्र। जनपद का अर्थ हो जाएगा लोग और क्षेत्र, अर्थात जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर राजा नहीं होगा। इसलिए लोग अनिवार्य है जिनके ऊपर राजा शासन करेगा, और क्षेत्र यानी भूमि भी होनी चाहिए जहाँ पे राजा शासन करेगा। और उस राजा के क्षेत्र में या जनपद के क्षेत्र में चारों तरफ किले बने हों, वन हो, पर्वत हो, और पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार हो, अन्न पैदा हो, मेहनती लोगों की संख्या अधिक हो। इस प्रकार के गुण जनपद के अंतर्गत बताए गए हैं। चौथा अंग दुर्ग है, जो राजा के शक्ति का प्रतीक होता था, सुरक्षा का प्रतीक होता था, यानी शक्ति और सुरक्षा दोनों का प्रतीक होता था दुर्ग। 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा की है कौटिल्य ने। एक है औदक दुर्ग, दूसरा है पार्वत दुर्ग, तीसरा है धानवंत दुर्ग,
और चौथा दुर्ग है वन दुर्ग। औदक दुर्ग यानी जहाँ चारों तरफ जल से घिरा हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो। पर्वत दुर्ग अर्थात पर्वतों कंदराओं के बीच में हो। धानवंत दुर्ग रेगिस्तान के बीच में, जहाँ चारों तरफ ना तो पेड़ पौधे हों और ना ही पानी हो, ऐसे क्षेत्र में। और वन दुर्ग यानी कटीली झाड़ियों के बीच में, सघन झाड़ियों के बीच में, जहाँ अंदर प्रवेश करना कठिन कार्य हो। इन 4 दुर्गों की चर्चा की है और संकट काल में यही दुर्ग राजा की रक्षा करेंगे, यही किले राजा की रक्षा करेंगे। तो कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का पहला अंग था स्वामी, दूसरा है अमात्य यानी मंत्री, तीसरा है जनपद, चौथा दुर्ग और पांचवा है कोष यानी खजाना। राजा के पास पर्याप्त कोष खजाना होना चाहिए। सोना हो, चांदी हो, कोष में धन संपदा से पर्याप्त रूप से भरा होना चाहिए। अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न हों कोष में, और यही कोष है जो राजा को के आपत्ति या विपत्ति के समय प्रजा की रक्षा करेगा और राज्य के संचालन में मदद करेगा। छठवां अंग है दंड। इसके अंतर्गत सेना को रखा गया है और जो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। और सेना में क्षत्रियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। सेना में महिलाओं को भी शामिल किया है। ये वंशानुगत होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए, वश में रहने वाले होने चाहिए, कभी भी हार ना मानने वाले हों, दुख को सहने वाले हों, युद्ध कौशल से परिचित हो, राजा के लाभ और हानि के इस हिस्सेदार हो। इन सभी गुणों से संपन्न सेना को होनी चाहिए। और सातवां अंग है मित्र, जो राजा के सुख और दुख दोनों का सहभागी होगा। और कौटिल्य ने परंपरागत मित्रता को ज्यादा महत्व दिया है, ऐसी मित्रता जो दादा परदादा के जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जहां विरोध की संभावना ना हो, समय आने पर मदद करें। इस प्रकार के सभी गुण मित्र में होने चाहिए। अगला प्रश्न है कौटिल्य की विदेश नीति विषयक विचारों एवं मंडल सिद्धांत तथा खड़मुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्राचीन काल में हर राजा का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता था और उस राजा के नियम कानून उसी राज्य क्षेत्र में लागू होते थे। इसके बगल में जो पड़ोसी राजा थे, इनके पड़ोसी राजाओं के संबंध में कौन सी नीतियां अपनाना है, इस नीति को विदेश नीति कहा है कौटिल्य महोदय ने। और विदेश नीति के विषय में 2 सिद्धांत दिए हैं, एक है मंडल सिद्धांत और एक है खड़मुख सिद्धांत। खड़मुख सिद्धांत का मतलब है यहाँ पे 6 नीतियां हैं पड़ोसी राजाओं के संबंध में, और मंडल सिद्धांत का मतलब है यहाँ पे 12 राज्यों का समूह है। इन 12 राज्यों के समूह को मंडल सिद्धांत नाम दिया है। और इन राजाओं से के साथ कौन सी नीतियां अपनानी है, उन 6 नीतियों को खड़मुख नीति नाम दिया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत केंद्र में एक राजा होगा जिसे नाम दिया है विजिगीषु। विजिगीषु राज्य केंद्र में होता है 12 राज्यों के, और यह अपने राज्य विस्तार की इच्छा रखता है और ये एक शक्तिशाली राजा होता है। ये कौटिल्य ने आगे कहा है कि पड़ोसी राजा कभी भी राजा का दोस्त नहीं होता, वो हमेशा दुश्मन होता है, इसलिए उससे पड़ोसी से हमेशा
सतर्क रहना चाहिए। इसके संबंध में 6 नीतियों का प्रतिपादन किया है, जिसे खड़मुख सिद्धांत या खड़मुख नीतियां का उल्लेख किया है। खड़मुख नीति के अंतर्गत पहली नीति है संधि, दूसरी नीति है विग्रह, तीसरी नीति है आसन, चौथी नीति है यान, पांचवी नीति है संश्रय या आश्रय, और छठवीं नीति है द्वैधी भाव। पड़ोसी राजाओं के संबंध में इन 6 नीतियों को अपनाना है, लेकिन किस नीति को किस समय उपयोग करना है, इसका वर्णन विस्तार से कौटिल्य महोदय ने किया है। संधि करके एक राजा को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाने हैं। जब अधिक मित्र हो जाएंगे तो शत्रुओं की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरा, मित्रता उन देश या राजाओं से करना है जहां पे युद्ध का परिणाम ना के बराबर निकलना है। जिस युद्ध में ना तो कोई हानि है ना कोई लाभ है, तो ऐसा युद्ध करना ही नहीं है। उन राजाओं से संधि कर लेना ही बेहतर है कौटिल्य महोदय के अनुसार। दूसरी नीति है विग्रह। विग्रह मतलब युद्ध का समय। युद्ध के समय कौन सा निर्णय लेना है, इसके संबंध में विग्रह नीति है। यदि किसी राजा से तभी विग्रह या होना है या युद्ध करना है जब भली भांति अपने को पहले यदि राजा शत्रु से शक्तिशाली है तभी उससे अलग हो। यदि कमजोर है तो उससे विग्रह नहीं करना है। तीसरी नीति है आसन। आसन का मतलब यहाँ पे चुपचाप बैठना है और चुपचाप बैठकर किसी अवसर की तलाश करना है। मौका देखते ही किसी राज्य पे हमला करके अपने में मिलाना है। और विशेषकर जब दो शक्तिशाली राजा आपस में लड़ रहे हों, वहां पे भी आसन शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य ने। वहां पे भी अवसर की तलाश करनी है राजा को। चौथी नीति है यान। यान का मतलब है चढ़ाई करना या युद्ध करना या हमला कर देना, लेकिन ये इसका प्रयोग तभी करना है जब राजा अपने को भली भांति देख ले कि सामने वाले राजा से शक्तिशाली हो। तब यदि खुद शक्तिशाली हैं तभी हमला करें, चढ़ाई करें। फिर है संश्रय। संश्रय का यहाँ पे मतलब है आश्रय से है, और अपने से अधिक शक्तिशाली राजा अथवा शत्रु के प्रति समर्पण कर देना है, आत्मसमर्पण कर देना है। लेकिन निर्बल या जो कमजोर शासक हैं वो शत्रु के बराबर बलशाली राजा का ही आश्रय ग्रहण करेंगे। यानी ऐसे राजा के आश्रय या शरण में जाना है जो आपके दुश्मन से शक्तिशाली हो, उसकी शरण लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। छठवीं नीति है द्वैधी भाव। यानी एक राजा के साथ संघर्ष करना है, युद्ध करना है, और दूसरे राजा से विग्रह करना है। तो एक राजा से संधि करना है, एक से लड़ाई कर देना है, युद्ध कर देना है, और इस प्रकार एक से अपने पक्ष में मिला करके और दूसरे को कमजोर करके अपना काम राजा निकाल सकता है। इस प्रकार 6 नीतियों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है, जिसे खड़मुख सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहली नीति है संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा संश्रय,
और छठवां द्वैधी भाव।